अच्छा, इसमें मुझे उसने मुताल ने कहा था कि यू कैन इंट्रोड्यूस दीज कॉन्सेप्ट्स। दीज आर द 6 बेसिक कॉन्सेप्ट्स: ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट एंड 5 फोर्सेस, फोर्स फील्ड एनालिसिस एंड द सी ट्री। इनको जो सा है वो आप एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। नो डाउट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन बिजनेस स्टडीज, एंड मोस्टली द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम these concepts. ओके, सो इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। यू कैन प्लीज नोट इट डाउन। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। व्हाट इज ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी? ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी है बेटे जिसमें आप देखते हैं कि कोई कंपैटिटिव जो सा है वो आपके ज्यादा कंपैटिटर्स मौजूद ना हो मार्केट में। So you will have the firms and you will open your like business in that market where less competitors are available. So it will create new demands, like new customers की तरफ से new demands जो सा है वो create होंगी, और आपको जो सा है cost of production भी जो सा है वो less पड़ेगी। बेसिकली इसमें जो सा है वो आप ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के जरिए ऐसी मार्केट्स में अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जहां पे पहले से कम जो सा है वो फर्म्स वर्कआउट कर रही हूँ, या पहले से कम जो सा है वो बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हों, ठीक है। मैं इसको नोटपैड के साथ में लिख भी देती हूँ। अच्छा जी, तो ये है आपका ब्लू ओशन strategy. So the main purpose of this strategy to implement like no competitive pricing जिसमें implement हो रही हो, no competitive pricing will charge in that market, ठीक है। और it will definitely create new demand, and they will be have low cost. So इसको ये advantage होगा firms को। They will be enter like in a new market, enter in the market where cost will be lower and less competitive pricing will be charged, क्योंकि competitors कम होंगे ना, ठीक है। क्लियर है? ये आपकी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी आ जाती है। ओके बेसिकली मैम। इम्प्लीमेंट लाइक इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल कंसिडर कि हम जो सा है वो प्राइसिंग के में इसमें कंसिडर हो सकता है while they are charging the prices। तो इस स्ट्रेटजी के जरिए लेस कॉस्ट विल बी अप्लाइड और लेस प्राइसिंग जो सी है वो चार्ज होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का उन्होंने पूछा था, तो स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस होता है बाय आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है। ये मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया मार्केट एनालिसिस के बाद, ये उसका पार्ट है। शफा ने लास्ट क्लास ली थी, तो शफा मैंने आपको उस दिन बताया था, राइट सर, जिसमें हमने कहा था कि मार्केट रिसर्च सिचुएशनल एनालिसिस जो से हैं उसमें हम किस तरह जो सा है वो मार्केट की रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं। सो उसका ये पार्ट था पेस्ट एंड स्वॉट एनालिसिस। सो स्वॉट एनालिसिस बेसिकली इज कवरिंग द आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। इसमें जो सा है वो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो सी हैं वो आइडेंटिफाई की जाती हैं। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स कह लें बिजनेसेस के। सो इन द मार्केट रिसर्च में जो सा है वो स्वॉट एनालिसिस यूज किया जाता है। इट इज पार्ट ऑफ द मार्केटिंग चैप्टर में, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है स्वॉट एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो आ जाती है पेस्ट की।
this one. So pest analysis is also the part of market research, and it will be used for किसके लिए यूज होता है? इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के लिए यूज होता है पेस्ट एनालिसिस, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के लिए। कि आप इसमें कंसिडर कर रहे होते हैं कि आप जब आप मार्केट की रिसर्च करते हैं तो बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स विच विल इन्फ्लुएंस्ड ऑन द मार्केट पे, जो आपके बिजनेस पे इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स इकोनॉमिकल हो सकता है, आपका पॉलिटिकल हो सकता है। So these are the all the major external factors that influence its operations in order to become competitive in market. So जो आपके operations पे influence करें in order to become competitive in market. ये हो गया, ये आपका पेस्ट हो गया। आगे हमारे पास इसके बाद दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। इसी से अगर हम लिंक करें तो आगे हमारे पास कौन सा है वो पेस्ट में ही आपके पास 5 फोर्सेस आ जाती हैं। उसको 5 फोर्सेस का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें आप यही एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन सा है वो कंसिडर कर रहे होते हैं। बस उसको कह दिया गया है कि 5 फोर्सेस एनालिसिस इन पेस्टल। पेस्टल में लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चर, एस फॉर सोशियो कल्चर एंड टी फॉर टेक्नोलॉजिकल। और तो इसमें हम जो सा साथ में पेस्ट, इसमें सिर्फ पेस्ट यूज हो रहा है, लेकिन 5 फोर्सेस में एक्चुअली इट विल बी कंसिडर PESTLE। सो P फॉर पॉलिटिकल, ठीक है, एंड E फॉर आप कह लें इकोनॉमिकल, S फॉर सोशियो कल्चर आपका, T फॉर टेक्नोलॉजी एंड L फॉर लीगल, जो लॉज हैं आपके, लेजिस्लेशंस हैं, एंड E फॉर इन्वायरमेंट। सो बेसिकली 5 फोर्सेस इज आल्सो फॉर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये पेस्ट और ये 5 फोर्सेस जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए यूज होती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालिसिस करने के लिए कि जो सा है वो आपकी मार्केट पे, आपकी जो प्रोडक्शन, आपकी जो ऑपरेशंस है उस पर किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है in order to become competitive in market. So how you will become your operations more competitive in the market, and how it will influence their operations and make them more competitive in the market. So PESTEL stands for political, economic, socio-culture, technological, legal, and environmental. It is an analytical tool available to companies to determine how external forces influence their operations and make them more competitive in the market. स्वॉट एनालिसिस को हम अगर देखें तो स्वॉट एनालिसिस आइडेंटिफाइंग द इंटरनली जो सा है वो बिजनेस को आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है उसमें आ रहे, या उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस उसकी क्या आ रही है, ऑपरेशंस एंड थ्रेट्स क्या आ रहे हैं, वो इंटरनली है, ठीक है। और कंपनीज की अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को देख रहा होता है। लेकिन if we are talking about pest and 5 forces analysis, so they are covering the external factors, they are covering external factors को जो सा है वो कवर कर रहा होता है। Hope so it is clear for all. Yes ma'am, clear. Okay, after that there are 2 more concepts जो हम आज के लेसन में डिस्कस करेंगे। These are the force field analysis और decision tree. फोर्स फील्ड एनालिसिस क्या है और डिसीजन ट्री, ये हम इसको अब डिस्कस करते हैं। जस्ट गिव मी, दैट इज फोर्स फील्ड एनालिसिस। फोर्स फील्ड एनालिसिस क्या है? इट इज अ टोटली कंप्लीट फ्रेमवर्क फॉर लुकिंग एट द फैक्टर्स, फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस अ सिचुएशन। ओरिजिनली सोशल सिचुएशंस जो सी हैं वो इसमें कंसिडर हो रही होती हैं आपके, लाइक इट लुक्स एट फोर्सेस दैट आर ईदर ड्राइविंग द मूवमेंट टुवर्ड्स अ गोल और ब्लॉकिंग मूवमेंट टुवर्ड्स अ गोल। लाइक इफ यू हैव सेट द टारगेट्स, आपने अपने टारगेट जो से हैं वो सेट कर लिए हैं, so what are the forces which is making you away from it,
and what are the forces which is making closure to achieve it. So force field analysis is the basic tool for root cause analysis that can help you take action once the root cause has been identified. So it is a technique which is based on the assumptions that any situation is the result of forces for and against the current state being in equilibrium. अगर आप कोई भी इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं कि अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्टिव जोन सा है या अपना टारगेट और अपना गोल जोन सा है वो सेट किया है, लाइक योर कंपनी इज प्लानिंग कि आप जोन सा है वो उसमें हाइब्रिड वर्किंग इन्वायरमेंट बना दें. सो यू विल सी कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए कौन से फैक्टर जोन सा है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से फैक्टर्स जो सा है वो आपको अपोज कर रहे हैं. ठीक है. सो मैनेजमेंट वुड लाइक टू वे दिस एंड सी इफ दे कैन पुश थ्रू विद द प्लान. सो इट इज द कंप्लीटली प्लान आउट एंड इट इज द कंप्लीटली जो सा है वो फ्रेमवर्क है जिसमें इन फोर्सेस को एनालिसिस किया जाता है. क्लियर. अच्छा जी, इसके बाद जो 6 कंटेंट है, जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज द decision tree. decision tree क्या है? decision tree is a non parametric supervised learning algorithm है. It's a complete algorithm जो कि यूज होता है फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क के लिए. लाइक यू कैन से इट इज अ ट्री विच इज बेस्ड ऑन द हायरार्की. ये हायरार्किकल जो सा है वो स्ट्रक्चर है, ट्री स्ट्रक्चर है, which is consist of a root node, branches, internal nodes, and leaf nodes. So what is decision tree? Given an example, a tree like structure that represents a series of decisions and their possible consequences. So it is making the classification and regression task जिसमें आप task को जोन सा है वो completely classified कर देते हैं, hierarchy में ले आते हैं कि who will do this task, फिर उसके ऊपर जोन सा है वो कौन task जोन सा है वो करेगा. So it is type of the flow chart you can consider as well that helps a person decide what to wear based on the weather conditions. So these are the algorithm to decide to split a node into 2 or more sub nodes. Like अगर आपने कोई भी टास्क है, सो उसको आप कंप्लीटली किस तरह मजीद जोन सा है वो डिवीजन में लेके जा सकते हैं, कैसे उसकी स्प्लिट अप जोन सा है वो उसको कर सकते हैं. सो इट इज अ कंप्लीट जोन सा है वो एल्गोरिथम है. और इसमें ये आपके पास एक बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो रूट नोड जोन सा है वो कंसिडर होता है, एंड देन इट विल बी क्लासिफाइड इन द फर्दर कैटेगरीज. आप उसमें उसको डिवाइड कर सकते हैं, मजीद क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मजीद जो सा है वो आप इसको कट डाउन कर सकते हैं इनटू टाइप्स ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर की शेप में. लाइक इफ यू आर प्लानिंग इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो इनकम है तो उससे जो सा है वो आपने किस तरह जो सा है वो मैनेज करना है. इतनी इनकम जो सा है वो आपको आनी चाहिए, इतनी आपने रेवेन्यू से जनरेट करनी है, इतनी आपने बैंक लोन से जनरेट करनी है. सो योर बिजनेस विल बी सर्वाइव. एंड हाउ मच लोन यू हैव टू टेक इट. अगर ये लोन्स है तो आगे इसको मजीद किस तरह जो सा है वो लेना है, इस पे कितने इंटरेस्ट रेट जो सा है वो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं. सो दिस इज द कम्प्लीटली supervised learning hierarchical structure or flow chart which is utilized for both classification and regression for further tasking के लिए, सब tasking के लिए ये यूज होता है.